हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ और सीयूईटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न एमसीक्यूज देख रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने टोटल 60 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया, जहां पर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लेकर के आया था, ठीक है। आज राजनीतिक सिद्धांत का 3rd लेक्चर है, जहां पे फिर से मैं 30 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम लोग इसी प्रकार से पिछले लेक्चर्स की तरह 30 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि वो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये मेरे बारे में है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन है डेविड एप्टर, लॉर्ड ब्राइस, ठीक है, हरमन फाइनर, डेविड ईस्टन। तो बताइए, ये 4 ऑप्शंस हैं। यह जो स्टेटमेंट है यह किन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को देने वाले थे डेविड ईस्टन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा कहा गया कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, ठीक है। डेविड ईस्टन ने एक बुक लिखा जिसका नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसी में उन्होंने अपनी एक लेख प्रकाशित की जिसका नाम था लेख का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एन अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो यह एक लेख उन्होंने प्रकाशित किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है, एन अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यह प्रकाशित हुआ था 1957 में, 1957 में, ठीक है। और तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई डेविड ईस्टन ने, ठीक है। इसी बुक में, इसी लेख में क्या किया, अपनी जो राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना है उसकी रूपरेखा को प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके पहले जो ईस्टन ने अपनी जो प्रसिद्ध उनकी कीर्ति थी उसका नाम क्या था, यहाँ पे लिख लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन का ही है, पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 में 1953 में पब्लिश हुआ, ठीक है। तो यह उनका एक कीर्ति था, उनकी एक लिखी गई बुक थी, ठीक है। और इसी में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ठीक है। और ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं, ठीक है। तो ईस्टन से संबंधित इन सब बातों को आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहारवाद, ठीक है, निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? यहाँ पे ऑप्शन है तार्किक प्रत्यक्षवाद, नव मार्क्सवाद, मार्क्सवादी चिंतन या फिर औपचारिक संस्थावाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्यवहारवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद, ठीक है। तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है। और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन या सत्यापन किया जा सकता है,
ठीक है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है व्यवहारवाद इसी विचारधारा से प्रभावित है। तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और तीसरा प्रश्न है एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो बताइए इसके लेखक कौन है? कार्ल जे फ्रेडरिक, मार्टिन ए कापलान, डेविड ईस्टन, पीटर एच मर्कल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेविड ईस्टन। हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, एक सिस्टम पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, अ सिस्टम एनालिसिस होगा, यहाँ पे एक लिख दिया है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इनके लेखक कौन है? डेविड ईस्टन। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1965 में। इस पब्लिकेशन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की जो अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। ठीक है, तो और राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग। ठीक है, व्यवस्था अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग डेविड ईस्टन ने ही किया था। ठीक है, राजनीति के अध्ययन के विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं उपादेयता, कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों, उपादेयता तथा कार्य। ठीक है, व्यवहारवाद या फिर उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। ठीक है, चाहे वह व्यवहारवाद हो या फिर उत्तर व्यवहार, तो इनके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन है? डेविड ईस्टन। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनसे डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की क्या बोलेंगे, जो जड़ता है, दिशाहीनता है, उसके कारण 1969 में, ठीक है, 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, उसी की घोषणा की, और इसी को नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह दोनों पर बल देता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहल, लियो स्ट्रॉस, मैक्स वेबर या बर्नार्ड क्रिक? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डहल। ठीक है, तो यह बात याद रखना है आपको। और रॉबर्ट डहल ने क्या कहा? राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, उन्होंने बताया, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो स्टडी होती है उसमें दिक्कत होता है, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें। तो अगला बात देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे कौन कौन से हैं देखिए, इसीलिए बोलता हूँ कि जो पब्लिकेशन है उसको भी याद करने की ज़रूरत है। जब हम लोग किताबों को, पुस्तकों को याद करते हैं तो उसके साथ हमें पब्लिकेशन को भी याद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस ये बुक है, रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है, A.F. बेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, डेविड ईस्टन की अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है। तो हमें बताना है कि ये बुक किस प्रकार से पब्लिश हुई और व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हमें पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डेविड ईस्टन के बुक के बारे में जानते हैं, यह 1965 में पब्लिश हुआ था।
है कि नहीं। और फिर द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिए, यह 1908 में पब्लिश हुआ, ठीक है, ये एफ बेटले के द्वारा। उसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है, ठीक है, रॉबर्ट ए डहल की, यह बुक पब्लिश हुई थी 1963 में, ठीक है। उसके बाद जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की जो बुक है वो पब्लिश हुई थी 1967 में। तो सबसे पहले कौन सा बुक आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सी। तो पहले देखिए सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, तो यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी। फिर बी 19 बी में क्या है, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 है। और हाँ, ये मैं बताते चलूँ, इसमें एक्चुअली कोई मिल नहीं रहा है वास्तविकता से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ए होना चाहिए था और इसमें तो नहीं है, ये है। तो जो एनटीए का जो आंसर किया आया था, ठीक है, तो वो इसको निरस्त कर दिया था और सभी को मार्क्स मिले थे। तो बस आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कब कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। तो बुक के नाम और ऑथर और पब्लिकेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखा, बताइए। यह बहुत फेमस है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो द पॉलिटिकल सिस्टम लिखा गया, बताइए, चार्ल्स मेरियम, कार्ल मेनहाइम, डेविड ईस्टन या टेलकॉट पार्सन्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डेविड ईस्टन, ठीक है। और डेविड ईस्टन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है, कि जैसे उन्होंने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम का एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसका कथन है, ठीक है, अरस्तु, डेविड ईस्टन, लास्की और गार्नर। तो इसका सही जवाब डेविड ईस्टन, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं ये सब जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है, अलग अलग PYQs में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों, यूपी के हों, MP के हों, या फिर नेट के हों, सेट के हों। तो बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा चुका है और जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन उसको आपको हमेशा से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अब आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए ये प्रश्न, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत, ठीक है, परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है, ठीक है, गिलक्रिस्ट, गार्नर, मैटलैंड या फिर बकल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मैटलैंड, ठीक है। तो यह मैटलैंड के द्वारा कहा गया, ठीक है, क्योंकि जो मैटलैंड हो गए, ठीक है, बकल हो गए, या फिर जो ऐसे विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते, ठीक है। कहा जाता है ना कि पॉलिटिकल साइंस में आखिर साइंस क्या है, तो वो मानते हैं कि साइंस की कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है, विलोबी, पॉल जेनेट, सीले या गार्नर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पॉल जेनेट, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य पॉल जेनेट के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के, ठीक है, निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, गार्नर, मैकियावेली, कोल या अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, अरस्तु। यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर गुड लाइफ। तो यह गुड लाइफ का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है,
कि राज्य जो आता है, ठीक है, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनकी पूर्ति के लिए आता है, ठीक है, और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना ही रहता है। तो वही उनका कहना था। और अरस्तु के अनुसार ये भी था कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ठीक है, इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को। अगला प्रश्न, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, कस्बा, सरकार या राज्य? तो आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का क्या? डी, ठीक है, राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य है, ठीक है। यूनानी जो है वो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है? बताइए, यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया? मेटलैंड, लिलॉक, बक्कल या गेटेल? ठीक है, तो यह वक्तव्य दिया गया बक्कल के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने यह स्टेटमेंट कहा। आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और याद करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? ठीक है, बताइए यह कथन किसका है? गेटेल, सर अर्नेस्ट बेन, मैकाइवर या सिजविक? ठीक है, चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी लेकर के आया हूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएं, ठीक है। तो बताइए, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेटेल के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? बताइए, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, जेलिनेक या फिर एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड? तो अभी हम लोगों ने पहले भी देखा क्या, डी, मेटलैंड ने कहा कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे और कौन कौन से लोग हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं? आप नाम लिख लीजिए, जैसे वही बक्कल हो गए, ठीक है, बक्कल हो गए, मेटलैंड हो गए, एमास, ठीक है, एमास, फिर बियर्ड, ये सारे कुछ लोग हैं, जैसे मॉस्का, ठीक है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बर्क, ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान में नहीं मानते हैं, ठीक है। जबकि अरस्तु, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में मानते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान किनके द्वारा कहा गया? तो अरस्तु ने कहा, ठीक है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान अरस्तु के द्वारा कहा गया। उसके बाद बर्नार्ड शॉ, इसके बारे में भी लिख लीजिए, यहाँ पे एक सेकंड इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बर्नार्ड शॉ, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। जो राजनीति विज्ञान को क्या कहा इन्होंने? मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। तो ये दो बातें एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट के रूप में आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए क्या है उनके बारे में। तो
स्वभावतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें राजनीतिक अर्थात के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। तो हमें बताना कि आखिर इसमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवाद दृष्टिकोण में क्या क्या सही है, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। 1, 2 और 3 केवल सही हैं, 4 नंबर गलत है, इसमें दर्शन पर बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि व्यवहारवादी जो राजनीति है उसका अध्ययन में एक आधुनिक उपागम है कि नहीं, जो व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। और इसकी जो शुरुआत हुई, ठीक है ना, इस उपागम की जो शुरुआत हुई उससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया, ठीक है। और इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, जैसे तथ्यों पर बल दिया जाना, ठीक है, और मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाना, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाना, ठीक है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की को 2 मुख्य मांगे थी, ठीक है, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही, ठीक है। तो बताइए किन उपागम की यह 2 मुख्य मांगे थी, व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, उत्तर व्यवहारवाद, या फिर निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। तो इसकी जो 2 मुख्य मांगे थी वो प्रासंगिकता और कार्यवाही, ठीक है। तो यही बात है कि इनके 2 नारे थे, एक तो रेलेवेंस प्रासंगिकता और एक्शन या फिर कार्यवाही, ठीक है। और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का ही अगला चरण, एक सुधार आंदोलन, ठीक है ना, या फिर एक नया दिशा का संकेत है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई। तो बताइए इस परिभाषा को देने वाले कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सेकेंड, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉसवेल के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। और इसमें देखिए सेबाइन के बारे में हम लोगों ने मैकियावेली के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि सेबाइन ने मैकियावेली को कहा था नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड, इंग्लिश में है ये। इसका मतलब है कि जो मैकियावेली के बारे में इन्होंने कहा कि जो मैकियावेली के विचार हैं, ठीक है, वो इटली में जिस प्रकार से वहाँ पे जिस प्रकार की संरचना थी, जैसे समाज में बहुत ज़्यादा करप्शन था, भ्रष्टाचार था, एवं जो वहाँ के वर्ग में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, पूरा डिवाइड हो गई थी वहाँ की सोसाइटी। तो जो मैकियावेली है उसी परिप्रेक्ष्य में वो एक थिंकर बन के उभरा और उनके जो विचार हैं वो उसी प्रकार से शेप हुए जिस प्रकार से इटली की वहाँ पे परिप्रेक्ष्य था, ठीक है। तो सेबाइन ने उनको नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड कहा था, ठीक है। तो ये बातें हैं एडिशनल पॉइंट के रूप में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है। ऑप्शन है आपका सारतत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण, ठीक है। और सही यहाँ पे विकल्प का चयन करना है, तो बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्राहम वालास, ए एफ बेटले, चार्ल्स की मेरियम, ठीक है, या फिर जॉन लॉक।
तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो हैं चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1925 में, तो इसको भी याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और चार्ल्स ई मेरियम किस प्रकार के विचारक हैं, तो ये व्यवहारवादी विचारक हैं। ठीक है, व्यवहारवादी विचारक हैं। ठीक है, और मेरियम की जो उसी पुस्तक में, ये जो पुस्तक है इसी में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत हमें मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है क्या? नियमित, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। तो सही विकल्प बताना कि इसमें क्या शामिल है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे तीनों ये शामिल हैं। ठीक है, लेकिन चौथा वियोजन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ, जो डेविड स्टन के द्वारा ठीक है, जो उन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिला बताई। कितनी? 8 बौद्धिक आधारशिला के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने 8 बौद्धिक आधारशिला बताए। ठीक है, तो एक में नियमितताएं हो गया, व्यवस्थापन हो गया, शुद्ध विज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए चौथा में प्रविधियां। ठीक है, एक ये हो गया। पांचवा क्या था? पांचवा था परिमानन। ठीक है, फिर छठा हो गया मूल्य निरपेक्ष। ठीक है, सातवां क्या होगा? सातवां था क्रमबद्धता। ठीक है, और आठवां क्या था? एकीकरण। ठीक है, एकीकरण। तो ये सारी बातें 8 बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं वो आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। ठीक है, और यह जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के बारे में उन्होंने बताया डेविड स्टन ने, वो किस लेख में बताया, तो उस लेख का भी नाम लिख लीजिए, जिसका नाम था दी करंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो इसी लेख में उन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं के बारे में बात की। तो सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, डेविड स्टन। ठीक है, फिर उनके बारे में है, निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजितता का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है क्या होगा, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स ब्राइस या हीगल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ब्राइस। ठीक है, तो जेम्स ब्राइस के दृष्टिकोण को जो डेविड स्टन ने कहा था कि मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजिता कहकर उसकी आलोचना की। ठीक है, और जो जेम्स ब्राइस हैं वो संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ठीक है, यह मानना था डेविड स्टन का। ठीक है, और संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारें एवं संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स बाइस हो गए, लोवेल हो गए। ठीक है, इन्होंने संस्थावादी दृष्टिकोण की वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यदि पूछा जा सकता है कि कौन कौन लोग थे जो संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित थे, तो आप लोग कुछ नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले तो जेम्स ब्राइस हो गए। ठीक है, उसके अलावा लोवेल। ठीक, और एक नाम लिख लीजिए ओस्ट्रोगोस्की। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए जो संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। ठीक है,
और ये पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासवादी राजनीति लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। संस्थावादी चार्ल्स एच मैककेलबेन, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग या मूल्यवादी सेबाइन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? एक से थोड़ा, ठीक है, तो हमें बताना सही नहीं है। ठीक है, तो 24 का जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्यवादी सेबाइन। ठीक है, यह सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। संस्थावादी चार्ल्स एच मैककेलबेन, अंतःक्रियावादी एलन और भौतिकवादी डनिंग। ठीक है, ये सही है। मूल्यवादी में यदि आपको नाम लिखना है तो लिख लीजिए एडी लिंडसे, इनका नाम है। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित होंगे मूल्यवादी से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की? ठीक है, ये बहुत फेमस चीज है, आपको याद रखना है इसके बारे में। नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या डब्ल्यू विल्सन? ठीक है, तो बताइए द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में किसने राजनीति की परिभाषा की, संभव की कला? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिस्मार्क। ठीक है, तो याद रखना है। और बिस्मार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर। ठीक है, कहाँ के? जर्मन साम्राज्य के। ठीक है, और तत्कालीन यूरोप के प्रभावी नेता थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? जे ब्राइस, एलेक्सी द टॉकवेल, पिजने, आइवर ब्राउन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, किनका स्टेटमेंट है यह? तो ऑप्शन नंबर ए, जे ब्राइस का। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिए और याद करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन किसका है? ठीक है, हेलोवेल, आर एन गिलक्राइस्ट, ठीक है, आई ब्राउन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, आई ब्राउन। ठीक है, तो उनके द्वारा यह कथन कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, गार्डनर, गिलक्रिस्ट, लास्की या पॉल जेनेट? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, पॉल जेनेट। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रख लीजिएगा कि पॉल जेनेट कहाँ से संबंधित है, तो ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो राजनीतिक विचार है वो इमैनुअल कांट से संबंधित है, उनसे प्रभावित है। ठीक है, इमैनुअल कांट से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो कुछ बुक का नाम है वो यदि आप लिखना चाहें तो ला फीमेल है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ला फीमेल। ठीक है, उसके बाद ये लिख सकते हैं फिलोसफी डे ला रिवॉल्यूशन, लिखिए फिलोसफी, फ्रांस में है ना तो फ्रेंच लैंग्वेज में है, फिलोसफी डे ला। ठीक है, फिलोसफी डे ला रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रैंकाइस थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, फ्रेडरिक हेग, कार्ल मेंगल या मिल्टन फ्राइडमैन?
ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा, मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब मिल्टन फ्राइडमैन होगा। ठीक है, और इनका जो शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, वो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित था, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर, ठीक है, उनका प्रमुख विद्वान माना जाता है जो शिकागो विचारधारा से संबंधित हैं। तो एक मिल्टन फ्रीडमैन हो गए और दूसरा नाम लिख लीजिए जॉर्ज स्टिगलर। ठीक है, ये दो लोग थे जो इस विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अतिथ्यात्मकतावाद। तो बताइए, तथ्यात्मकतावाद होगा, सॉरी उच्चारण थोड़ा गलत हो जा रहा है मेरे से। तो बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो चारों जो हैं, ठीक है, वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं, जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा डेविड ईस्टन ने ही इन सबको माना कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए ये उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, यह किसने कहा, गार्नर ने, डिमॉक ने, गिलक्रिस्ट ने या सीले के द्वारा। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डिमॉक। ठीक है, तो डिमॉक ही ने ये कहा कि मूलतः जो राजनीति विज्ञान का संबंध है वो राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना थी वो आप लोग लिख लीजिए, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिमॉक के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। इसके अलावा ये तो 1937 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा एक और बुक थी जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो पुस्तकें इनसे संबंधित है। ठीक है, आपको याद करनी है और लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित 30 प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया और अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले। ठीक है, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, कथन हो, ठीक है, या फिर किताबों के नाम हो, अरेंज करने के लिए हो, या कौन सा कंसेप्ट, कौन सी अवधारणा किनके द्वारा दी गई। तो इन सब बातों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए और हर एक टॉपिक से हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, और हमारे चैनल को आप रेगुलरली फॉलो करते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।